हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु सर 4D क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। ठीक है, चलिए आज के हम लोग विद्युत क्षेत्र के लेक्चर में आज हम लोग बात करेंगे विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, देखिए क्या लिखेंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, आसान भाषा में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा और इसका इंग्लिश होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युत द्विध्रुव का, और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। ठीक है, ये फिगर आएगा, ये 12th क्लास के लिए है, IIT जी के लिए है और नीट के लिए है। ठीक है, इससे छोटा सा न्यूमेरिकल आता है और उसमें पूरा नंबर हम लोग को मिल जाता है। चलिए बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं कि ये क्या क्या इसमें देखना है, ये सब क्या होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। चलिए देखिए क्या देखना है हमको, विद्युत क्षेत्र, चैप्टर का नाम क्या है, विद्युत क्षेत्र। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, और इसमें देखना है हमको विद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है हम लोग पहले बात कर लेते हैं। दो समान आवेश के, दो समान परिमाण के आवेश, और वो दोनों आवेश क्या होना चाहिए, विपरीत प्रकृति का होना चाहिए, और बहुत कम दूरी पर अगर वो व्यवस्थित है तो इसी व्यवस्था को हम लोग विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पे डिफिनीशन दिया हुआ है, डिफिनीशन बाद में दिखिएगा। ठीक है, पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि ये क्या है, उसके बाद हम डिफिनीशन आपको दिखा देंगे। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव होता है बेटा, क्या होता है कि ये होता है, देखिए विद्युत द्विध्रुव ये होता है, ये, और यहाँ पर माइनस क्यू होगा और यहाँ पे प्लस क्यू होगा, यानी दोनों का परिमाण सेम है, दोनों आवेश का परिमाण समान है। अगर ये 1 कूलम है तो ये भी 1 कूलम होगा। ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो ये भी उतना ही मात्रा में प्रोटॉन होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों का चार्ज सेम होता है। अगर ये 5 कूलम है माइनस में तो ये प्लस में 5 कूलम होगा, और इसके बीच की दूरी, ये केंद्र होता है इसका, ये क्या होगा, केंद्र होगा, और यहाँ से यहाँ तक की दूरियाँ ए होती है। ठीक, और ये भी ए होती है या एल होती है, हम एल लिखे हैं तो एल कर दिया जाए, बीच की दूरी एल, आप ये भी बोल सकते हैं। और ये पूरा दूरी कितना हो जाएगा बाबू, ये पूरा दूरी हो जाएगा 2l। ठीक है, और ये दूरी बहुत कम होनी चाहिए। ठीक, दो समान परिमाण के विपरीत आवेश बहुत कम दूरी पर एक दूसरे से व्यवस्थित रहते हैं, तो इसी व्यवस्था को हम लोग या इसी निकाय को हम लोग विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, ये समझने के लिए इतना बड़ा है, लेकिन विद्युत द्विध्रुव इतना छोटा होगा बेटा, माइनस क्यू और यहाँ पे प्लस क्यू, बहुत छोटा होगा। ये डिस्टेंस बहुत छोटा होना चाहिए। यहाँ पे ओरिजिन है, ये एल है, यहाँ एल है और ये भी एल है, और टोटल कितना है 2l। ठीक है, इसको आदर्श विद्युत द्विध्रुव कहेंगे, और छोटा होता है आदर्श विद्युत। ये समझने के लिए हम इतना बड़ा बनाए हुए हैं। इस पॉइंट को, ये पॉइंट चार्ज होता है, बिंदु आवेश होता है, बिंदु आवेश ही होना चाहिए विद्युत द्विध्रुव में। इसको ए बोल दीजिए अपने मन से, इसको अपने मन से बी बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है। ठीक, अच्छा, अब ठीक है, ये विद्युत द्विध्रुव है, यानी क्या बोला जाए, दो समान परिमाण के विपरीत बिंदु आवेश बहुत कम दूरी पे एक दूसरे से व्यवस्थित रहते हैं। ठीक, तो इसी व्यवस्था या निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं, अब इसका परिभाषा हमने लिखा है, हम आपको बता देते हैं क्या लिखा है, देख लीजिए। दो समान परिमाण के, देख लीजिए, विद्युत द्विध्रुव, इसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। दो समान परिमाण के विपरीत बिंदु आवेश बहुत कम तथा एक निश्चित दूरी पर व्यवस्थित होते हैं, तो आवेशों की इसी निकाय यानी व्यवस्था को विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। क्लियर? ठीक है, तो ये 2 नंबर में आएगा, आपको बोर्ड में 2 नंबर में आ सकता है कि विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। इसका ऐसा फिगर बना करके आप क्या कर दीजिएगा, ऐसा फिगर बना करके आप दिखला दीजिएगा कि हाँ सर ये देखिए विद्युत द्विध्रुव है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे होगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अच्छा, विद्युत द्विध्रुव में एक बात और जब समझ लीजिए कि ये जो लंबी लाइन है, इस लाइन को क्या कहा जाएगा, सब जान लीजिए। ठीक है, इस लंबी लाइन को विद्युत द्विध्रुव का अक्ष कहा जाएगा। ठीक है, क्या कहा जाएगा, विद्युत द्विध्रुव
का अक्ष कहा जाएगा। अक्ष माने एक्सिस, विद्युत द्विध्रुव का अक्ष कहा जाएगा। विद्युत द्विध्रुव का अक्ष, अक्ष का मतलब होता है एक्सिस। विद्युत द्विध्रुव का अक्ष, ठीक, विद्युत द्विध्रुव का अक्ष। और इस ओ को क्या बोलेंगे बेटा? तो इसको बोलेंगे विद्युत द्विध्रुव का केंद्र कहेंगे, का केंद्र कहेंगे। और इस 12 को बोलेंगे विद्युत द्विध्रुव की लंबाई, विद्युत द्विध्रुव की लंबाई, विद्युत द्विध्रुव की लंबाई बोलिए या दूरी बोलिए, के बीच की दूरी, ठीक है। और ये आधी दूरी है और ये आधी दूरी है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये सदिश राशि होता है और इसे पी वेक्टर द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो क्या बताता है, ठीक है। देख लीजिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, हम आपको समझा देते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है विद्युत द्विध्रुव के ताकत को बताता है, यानी तीव्रता को बताता है, ठीक है। अच्छा, ये होता क्या है भाई? तो ये होता है सर, ये होता है दो आवेश विद्युत द्विध्रुव। देख लीजिए, बना दे रहे हैं, फिर बना दे रहे हैं आपको, ए बी माइनस क्यू प्लस क्यू, केंद्र ये अक्ष है, ये अक्ष है जो हम खींच रहे हैं, और ये एल है और ये एल है, ये पूरा 2L है, ठीक। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलता है, ठीक, ये क्या बोलता है कि इसकी ताकत को बताता है, किसका? विद्युत द्विध्रुव के ताकत को बताता है, ठीक। लेकिन इसको गणितीय भाषा में बोला जाए, मैथमेटिकल टर्म में बोला जाए तो विद्युत द्विध्रुव होता है दोनों आवेशों में से किसी, विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। और विद्युत द्विध्रुव को P से सूचित किया जाता है, और इसकी दिशा हमेशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होता है, और ये सदिश राशि होता है। और अगर इसको हम लोग वेक्टर में लिखते हैं तो वेक्टर में हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? वेक्टर में इसको हम लिखते हैं, तो वेक्टर में हम लिख सकते हैं P वेक्टर इक्वल टू Q इंटू 2A वेक्टर इंटू आई कैप। अगर ऐसे है तो आई कैप, और वाई अक्ष में रहेगा तो जे कैप, और जेड अक्ष में रहेगा तो के कैप, ठीक है। एक्स अक्ष में है, देख लीजिए एक्स अक्ष में है, इसलिए हमने आई कैप लिखा। और पी वेक्टर बराबर आप लिख सकते हैं Q इंटू 2A, इधर जे कैप मीन्स ऐसे रहेगा, यही ऐसे बनेगा, माइनस Q प्लस Q ओ, और ये इधर होगा पी वेक्टर, तब ये जे कैप होगा। और जेड कैप में भी लिख सकते हैं, यानी जेड अक्ष में भी हो सकता है। तो पी वेक्टर बराबर Q इंटू 2A इंटू के कैप, इंटू नहीं यहाँ पे के कैप, ठीक है, इंटू लिखना नहीं है, इंटू ऐसे ही होगा के कैप। ये हुआ हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो देखिए लिखे हैं हम, क्या लिखे हैं देख लीजिए, क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इसको किस चीज़ से डिनोट करते हैं सर? तो P से डिनोट करते हैं सर, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो क्या बोला है? विद्युत द्विध्रुव की तीव्रता यानी ताकत को जिस भौतिक राशि से मापी जाती है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है, हमने पहले बता दिया, ठीक। या गणितीय परिभाषा, यहाँ से मैथमेटिकल परिभाषा आएगा, विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण, किसी एक आवेश का परिमाण लेना है, माइनस प्लस नहीं लिखना है, परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। देख लीजिए यहाँ पे लिखे हुए, ये परिमाण में है, और ये अदिश रूप है और ये सदिश रूप है, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि होता है, ठीक है सर, सदिश राशि होता है। इसे P वेक्टर द्वारा सूचित निरूपित किया जाता है, और इसकी दिशा हमेशा ध्यान रखिएगा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है, ठीक है। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? इसका लिख सकते हैं कि इसकी दिशा हमेशा ऋण आवेश यानी नेगेटिव, ठीक है, से
धन आवेश पॉजिटिव की ओर होती है, से धन आवेश किधर पॉजिटिव की ओर होती है, ठीक है। ये आपका हो गया हमारा कौन चीज, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक एवं बीमा, या इस पर आप एक सवाल भी बना सकते हैं। तो एक सवाल बना लेते हैं। देखिए, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे प्रोटॉन है और इसके बीच का दूरी, ये केंद्र होता है, इसकी बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है। ठीक, प्रोटॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम और इलेक्ट्रॉन का होता है -1, इलेक्ट्रॉन का होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। देख लीजिए, परिमाण समान है, प्रकृति अलग है, ये माइनस है और ये प्लस है। तो इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछेगा तो P बराबर Q × 2A, तो Q हमारा है 1.6 × 10⁻⁻19 × 2A। 2A यानी पूरा डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर। तो Q बराबर कितना दिया हुआ है आपका 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम और 2A बराबर दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर को आपको मीटर में बदलना होगा। तो 2 × 10⁻⁻2 मीटर होगा, यानी 2 × 10⁻⁻2 मीटर। तो ये हो जाएगा आपका मीटर, यानी इसको कूलम लिख दीजिए। ठीक, तो 16 दूनी 32 होगा, 3.2 × 10⁻21 कूलम्ब मीटर। इसका मतलब इसका मात्रक कूलम मीटर होता है, कूलम्ब मीटर होता है। ठीक है, मात्रक कूलम मीटर होता है। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक, अगर आपको इसको वेक्टर में लिखना है तो P वेक्टर बराबर आप लिख दीजिएगा 3.2 × 10⁻21 आई कैप, क्योंकि आई में लिए हैं ये फिगर आई कैप, यानी एक्स अक्ष में, एक्स एक्सिस में। ठीक, ओके, और इसका डायरेक्शन किधर होगा, ये इधर होगा। ठीक है, अगर इसको ऐसे पलट दिया जाए, मान लीजिए इसको पलट दिया जाए तो यहाँ पर माइनस आई कैप होगा, माइनस आई कैप, क्योंकि इस डायरेक्शन में होगा P का। ठीक है, चलिए अब हम लोग को देखना है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का क्या मात्रक एवं बीमा। तो मात्रक और बीमा में वेक्टर का वेक्टर रूप नहीं लिखा जाता है। ठीक, तो मात्रक देखिए, इसका मात्रक देखिए, मात्रक आवेश का मात्रक कूलम होता है और 2A दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर होता है, कूलम मीटर होता है। यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कूलम मीटर होता है। अन्य मात्रक, एक और मात्रक होता है, अन्य मात्रक, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है और इसको बोलते हैं डी बाई, इंग्लिश में बोला जाता है डी बाई और इसको डिनोट किया जाता है डी से। ये ज़्यादातर केमिस्ट्री में यूज होता है। ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री में भी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होते हैं। ठीक, कुछ ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो ध्रुवीय अणु होता है, कुछ अध्रुवीय अणु होता है, जैसे H2O ध्रुवीय अणु है। ठीक है, तो वहाँ पे डी बाई का इस्तेमाल किया जाता है। और ठीक है, ये हुआ। और बीमा देख लीजिए, इसका बीमा, तो बीमा में Q का क्या होता है आपको पता है, AT, और डिस्टेंस का क्या होता है, L। बना दीजिए, ATL लिख सकते हैं आप, ATL ये लिख सकते हैं, या पहले L लिखा जाता है, M नहीं है, L लिखा जाता है, LTA ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप चाहें तो A के जगह में I भी लिख सकते हैं। ठीक, ये सब बीमा है। तो बीमा भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, बोर्ड में, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में, ये भी ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है और ये भी ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, और ये फार्मूला भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारी, ये बोर्ड का बात कर रहे हैं। ठीक है, या एक न्यूमेरिकल दे देगा, इस पर आप न्यूमेरिकल बनाइए। ठीक है, और 2 नंबर में पूछ देगा, या एक ऑब्जेक्टिव में ही न्यूमेरिकल दे देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक और बीमा हो गया। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव के द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, इसको 3 प्रकार से इसका व्यंजक निकलता है। एक अक्ष के अनुदिश, एक निरक्षीय अक्ष
निरक्षीय स्थिति पर और एक किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर। तो चलिए एक क्या हो गया, इसे 3 प्रकार से ज्ञात किया जाता है। अक्ष के अनुदिश किसी बिंदु पर यानी अक्षीय स्थिति पर, दूसरा है निरक्ष या निरक्षीय के अनुदिश किसी बिंदु पर यानी निरक्षीय स्थिति पर, और तीसरा है किसी भी बिंदु पर। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 1 बाई 1 इसका व्यंजक प्राप्त करते हैं, और ये तीनों व्यंजक बोर्ड में आता है। कोई व्यंजक 2 नंबर में आएगा और कोई 5 नंबर में आएगा। ठीक है, तो चलते हैं, पहला देखते हैं। पहला क्या बोल रहा है, अक्ष के अनुदिश किसी भी बिंदु पर। ठीक है, बनाया जाए। चलिए तो क्या लिखेंगे हम, माना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, ऐसे बोलना होगा, आपको लिखना होगा, जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र O है, उनके बीच की दूरी 2a है। ठीक है सर, और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, ये लिखना होगा, माना कि यहाँ लिखना होगा। उसके बाद ये अक्ष होता है, इसका अक्ष तो यही है, इसका अक्ष यही है, तो अक्षीय स्थिति पर, ठीक, यहाँ पर मान लीजिए एक बिंदु क्या है, P है, और विद्युत द्विध्रुव में सारा डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस को किससे मेजर किया जाता है, टोटल डिस्टेंस को ओरिजिन से माने के सेंटर से मेजर किया जाता है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर इसकी दूरी r है। तो क्या बोलेंगे, माना कि ये भी एक विद्युत द्विध्रुव है, ठीक, जिस है जिनके बीच, जिसके बीच की दूरी 2l बोल दीजिए, हम l ले रहे हैं बार बार। ठीक है, ये भी आप ले सकते हैं। ठीक है, l बीच की दूरी l है, तथा जिसके केंद्र से r दूरी पर अक्ष के अनुदिश एक बिंदु P लेते हैं, जहां हमें क्या ज्ञात करना है, जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है। इतना लिखना होगा बोर्ड में। ठीक है, या तो ये 2 नंबर में आएगा या 5 नंबर में आएगा। ठीक है, अब इसको बनाया जाए। तब यहाँ से बात करते हैं या इससे बात करते हैं, तो ई का फॉर्मूला तो आपको पता होगा, ई बराबर होता है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, ये होता है। ठीक, तो इस पर बैठाते हैं। तो पहले ए से बात करते हैं, ए से यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, तो ई ए निकालते हैं। तो ई ए देख लीजिए, ये और ये इसके बीच का दूरी इसके रिस्पेक्ट में ज़्यादा है, तो ये माइनस है, और यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो यहाँ पर एक परीक्षण आवेश रहता है, यानी ये खींचेगा, यानी ये है हमारा ई है। ठीक है, और ये कमज़ोर होगा, ये कमज़ोर होगा, बराबर कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो R यहाँ से लेंगे ना, तो ये वाला L है और ये वाला R है, तो ये हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर। और किसके एलोंग है, किसके एलोंग है, तो O A के एलोंग है, O या P A के एलोंग है। किसके एलोंग है, P A के एलोंग है या P O के एलोंग है। ठीक, अच्छा फिर EB निकालते हैं, तो EB बराबर कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, अच्छा EB यहाँ ये डिस्टेंस कम है, यानी ये ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, ये है आपका EB। ठीक, ये EB है, अच्छी बात है। ठीक, तो ये वाला किसके अनुदिश होगा, तो इसको बोल देंगे PA कैप, ऐसे लिख सकते हैं, या PO कैप, PO के अनुदिश, ये PO के अनुदिश है, कौन, माइनस वाला, PO कैप। और इसको क्या बोलेंगे, OP, नहीं, और कितना होगा R यहाँ से बात करेंगे तो पूरा यहाँ से यहाँ तक की बात करेंगे तो पूरा R है, R में से L घटा दीजिए, तो R माइनस L का होल स्क्वायर, और ये होगा हमारा OP कैप। ठीक, तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कितना R प्लस L का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा माइनस, इसको PO को उल्टा लिखेंगे तो माइनस OP कैप लिख सकते हैं। ठीक, तो अब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना है, तो EP या नेट बोल दीजिए, बराबर कितना होगा, E कौन प्लस वाला है, ये, ठीक, EB प्लस EA, कहीं भी लिख सकते हैं आप, EA प्लस EB लिख सकते हैं आप।
ठीक है। तो आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तब देखिए क्या होगा। आगे बढ़ने के बाद तो यहाँ पर बैठा दीजिए, तो बैठाइएगा तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बाई बी वाला माने आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और ये ओ पी माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट पी बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर, फिर ओ पी। कौन वाला? ये वाला। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नोट, ठीक, और ओ पी भी आएगा। बचेगा क्या? 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, और यहाँ होगा ओ पी। ठीक है, वेक्टर भी लेते जा रहे हैं हम, वेक्टर भी लेते जा रहे हैं, यहाँ पर वेक्टर भी लेते जा रहे हैं। ठीक है, ठीक। तब इसके बाद देखिए क्या होगा आपका। तो इसके बाद देखिए क्या होगा। इसके बाद तो ई पी, अच्छा इसको हम ये भी बोल सकते हैं ई कुल यानी नेट। ई नेट बराबर क्या हो जाएगा? Q/4 पाई एप्सिलॉन नोट ब्रैकेट में एलसीएम क्या होगा बेटा? a माइनस बी ए प्लस बी, यानी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पर पावर कितना? स्क्वायर, क्योंकि इस पर होल स्क्वायर। ठीक है, और बचेगा क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और ये ओ पी होगा। ठीक है, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा। ठीक, नेट। अब इसको आप ये भी लिख सकते हैं ई अच्छी है, ये भी लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा? Q/4 पाई एप्सिलॉन नोट कितना? आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसको तोड़ दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी आर प्लस एल प्लस आर माइनस एल, फिर ए माइनस बी यानी आर प्लस एल माइनस आर प्लस एल, ब्रैकेट टूटेगा तो चेंज हो जाएगा, और ये हो गया आपका ओ पी का। अब यहाँ देखिए एल और एल कट रहा, और यहाँ पर आर और आर कट रहा, तो बचा का ई अच्छी है को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं। ध्यान रखिएगा, सारा कन्वेंशन हम बता दे रहे हैं, बराबर सजा के लिख देते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू है सर, ठीक है सर, ये 2r है और यहाँ 2l है, तो 2l लिख देते हैं और यहाँ पे 2r लिख देते हैं, बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ में आया? 2r 2l, और इसको हम जानते हैं p, इसको हम जानते हैं p। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, वेक्टर में लिख रहे हैं तो p वेक्टर इंटू 2r बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, ये हुआ, ये आपका आया। और इसका मैग्नीट्यूड लिखना है, परिमाण केवल लिखना है, तो आप इसे लिख दीजिए ई पैरेलल अच्छी है बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट 2p r बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हुआ आपका। ये किसके लिए हुआ? इसके लिए हुआ, इसके लिए हुआ। लेकिन ये तो आपका क्या बोलते हैं, ये आपका आदर्श विद्युत द्विध्रुव नहीं ना है, ये नहीं है। आपको आदर्श के लिए एकदम छोटा चाहिए ना, आदर्श के लिए आपको छोटा चाहिए। ठीक, विद्युत द्विध्रुव छोटा चाहिए। ठीक, तो ये एक्सप्रेशन हो गया। अब हम लोग आदर्श की बात करते हैं। ये कभी कभी ये भी फॉर्मूला काम देगा जब बड़ा देगा तो। और आदर्श के लिए देखिए क्या होगा, आदर्श द्विध्रुव के लिए, किसके लिए? आदर्श विद्युत द्विध्रुव के लिए, विद्युत द्विध्रुव के लिए। आदर्श मतलब, आदर्श मतलब बहुत छोटा, बहुत छोटा, ये ओ और ये है 2l। ठीक, आदर्श मतलब बहुत छोटा, और ये आपने लिया है यहाँ अच्छी है, यहाँ पे लिया है p, और यहाँ से आपने लिया है r। तो आप यहाँ पर देख करके आपको महसूस होगा कि r जो है वो बहुत बड़ा है, किससे? l से। तो l को नेग्लेक्ट किया जा सकता है, नगण्य माना जा सकता है।
तब हमारा फॉर्मूला जो आया था कितना आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट 2pr/r² माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस एल को ख़त्म कर दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट 2pr/r पर पावर 4। ये 0 कर दीजिएगा तो r पे पावर 4 होगा और ये r एक ठो कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 3। यानी आपका फाइनल आंसर हो गया कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट 2p/r³। ये आपका ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हुआ विद्युत द्विध्रुव के द्वारा अक्ष के अनुदिश किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। और अगर आप इसके बीच में E और R के बीच में अगर ग्राफ खींचना चाहते हैं तो ये ऐसे होगा, स्ट्रीपर हाइपरबोला होगा। ठीक है, चलिए ये इसका है, ये इसका ग्राफ। ठीक, अब हमारा प्रश्न उठता है कि आपका P किधर है सर? तो देखिए P किधर है सर? P हमारा जो है यहाँ से आते हैं, P किधर है? इधर। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? बड़ा वाला तो यही है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो E नेट आपका इधर है। E नेट किधर होगा आपका? उधर होगा, इधर E नेट है आपका। ठीक, तो P और E के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो आप बोल सकते हैं इस स्थिति में, किसमें? इसमें इस स्थिति में, ठीक है, इस स्थिति में P और E के बीच का कोण 0 डिग्री होता है। ठीक है, इस स्थिति में P और E के बीच का कोण 0 डिग्री होता है। इस स्थिति में E वेक्टर और P वेक्टर के बीच का कोण 0 डिग्री होता है। ठीक है, ये हुआ हमारा अक्ष के अनुदिश किसी भी बिंदु पर। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, निरक्षीय वाले पे बढ़ेंगे। ठीक है, निरक्षीय वाले पर इधर आप चाहें तो यहाँ भी कर सकते हैं। E नेट इधर होगा और P का डायरेक्शन भी इधर ही होगा, यानी थीटा बराबर का हो जाएगा 0 डिग्री। किसके बीच? E वेक्टर और P वेक्टर के बीच। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, निरक्ष के अनुदिश किसी भी बिंदु पर, यानी निरक्षीय बिंदु पर। तो निरक्षीय कैसे बनता है? देखिए, निरक्षीय के लिए फिगर देख लीजिए, ये -Q +Q, ये केंद्र, ये L पूरा 2L, ये A और ये B। माना कि ये भी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके केंद्र से 90 डिग्री पर, कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर ये निरक्षीय होता है, जो हमने व्हाइट कलर से खींचा, ये निरक्षीय है और इधर अक्षीय होगा। ठीक है, कितना डिग्री पर? 90 डिग्री पर। कितना दूरी पर? R दूरी पर। एक पॉइंट क्या है? P है, जहाँ हमको क्या निकालना है? E निकालना है, E निकालना। ठीक है, करते हैं। तो यहाँ से देख लीजिए आप, यहाँ से यहाँ पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए यहाँ पर परीक्षण अविष्कल्पना में है। ये क्या करेगा? पुश करेगा। तो ये जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इधर पुश करेगा, ये आपका है EB। ठीक, और ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? R² प्लस, यही लेना है ना ये, तो R² प्लस L²। अगर ये थीटा है तो यहाँ पर आप खींच सकते हैं अपना x अक्ष और इधर अपना y अक्ष। ठीक, तो दिस वन इज ऑल्सो थीटा। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब ये क्या करेगा? इसको पुल करेगा, खींचेगा। तो खींच दीजिए, ये खींच रहा है। ठीक, और ये इधर होगा और ये थीटा होगा, तो इसका अल्टरनेट एंगल यानी एकांतर कोण थीटा होगा और ये होगा आपका EA। ठीक, तो यहाँ से आपको EB का 2 कंपोनेंट बनेगा और हम जानते हैं कि जिससे कंपोनेंट बनता है वो EB cos थीटा लेते हैं और जिससे नहीं बनता है उसमें साइन थीटा लेते हैं। ठीक है सर, अब इसका भी 2 कंपोनेंट बनेगा, जिससे एंगल बनेगा वो cos थीटा होगा, EA cos थीटा, और इधर क्या होगा? EA साइन थीटा, EB साइन थीटा होगा।
ये खेला होगा, ठीक है। तब नेट अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए और ई बी पहले निकाल लीजिए। तो ई ए कितना होगा सर, तो ई ए होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कितना आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट, यही लेना है ना, डिस्टेंस तो यही लेना है का होल स्क्वायर। यानी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यही होगा। तो किधर होगा, ठीक है, ये देखिए इधर, ठीक। अच्छा ये निकल गया, तो इसी प्रकार से ई बी भी इतना ही होगा, देख लीजिए ई बी भी इतना ही होगा, वही डिस्टेंस है। तो ई बी बराबर भी होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, रूट और स्क्वायर खत्म। तो हमको यहाँ से साबित हो गया कि ई ए बराबर ई बी हुआ। ई ए का परिमाण किसके बराबर है, ई बी के परिमाण के बराबर है। तब ई नेट निकालना है सर, यानी ई नेट निकालना है, यानी ई पी निकालना है। तो क्या होगा सर, तो सारा कंपोनेंट को जोड़ दीजिए। तो ई ए कॉस थीटा प्लस ई ए साइन थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा प्लस ई बी साइन थीटा, ठीक। लेकिन यहाँ पर देखना है कि ई बी कॉस थीटा इधर है, ई बी साइन थीटा और ई बी कॉस थीटा और ई ए कॉस थीटा एक तरफ है, ई ए साइन थीटा ऊपर है और ई बी साइन थीटा नीचे है। तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, बात समझ में आ गई होगी, यहाँ पे हम माइनस लिख सकते हैं। और हमको पता है कि ये बराबर ई बी है, तो या तो सबको ई बी को ये कर दें या ई ए को ई बी कर दें, यानी सबको एक टर्म में लिख दें। तो हम ई ए ही कर देते हैं। तो ई ए कॉस थीटा प्लस ई ए साइन थीटा प्लस इस ई बी को हम ये लिख सकते हैं। तो ई बी ई ए ई बी को ये लिख सकते हैं, तो ई ए कॉस थीटा और इसको भी हम ये लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा। तो आपको देख लीजिए साइन थीटा ना है, यहाँ पे साइन थीटा, तो ये हो गया आपका साइन थीटा। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि ये वाला और ये वाला कैंसिल हो गया, यानी ई टी टी पी यानी नेट, ई नेट बराबर आपका आ गया 2 ई ए कॉस थीटा, 2 ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा प्लस ई ए कॉस थीटा 2 ई ए कॉस थीटा। अच्छा ये आपको मालूम है, ये आपको मालूम है, तो आप कर लीजिए। ये आपको मालूम है, ठीक है। तब मेरा ई नेट, अच्छा ई नेट को क्या और लिख सकते हैं सर निरक्षीय स्थिति में, तो आप निरक्षीय स्थिति को ऐसे लिख सकते हैं। ये है निरक्षीय स्थिति, देख लीजिए 90 डिग्री, ये निरक्षीय है तो देख लीजिए 90 है। अच्छा पी की दिशा किधर होगी सर, तो पी की दिशा इधर होगी। और ई नेट किधर होगा सर, तो इधर होगा ई नेट। एंगल कितना होगा सर, थीटा, तो थीटा देख लीजिए, ई नेट इधर है, ई नेट इधर है और पी इधर है, यानी थीटा 180 डिग्री होगा, ठीक। तो कितना हो गया 2 ई ए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यही आया था। अच्छा कॉस थीटा देखिए सर, यहाँ से थीटा लीजिए, तो कॉस थीटा ये वाला ट्रायंगल लीजिए या ये वाला ट्रायंगल लीजिए, यही ट्रायंगल लेते हैं तो क्या होगा, कॉस थीटा बराबर आधार बाई कर्ण, आधार बाई कर्ण। तो आधार बाई कर्ण यानी एल बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हुआ हमारा, हो गया। अब इसको सजा के लिख दीजिए, ठीक। तो जब हम इसको सजा के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा देख लीजिए, ठीक। तब मेरा हो जाएगा आंसर ई निरक्षीय बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 क्यू एल यानी क्यू इंटू 2L यानी P बाई आधा, ये एक ठो है और इस पर पावर आधा है और आधा और एक जुटेगा तो 3/2 होगा, यानी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर पावर कितना 3/2 होगा। ये हमारा आया निरक्षीय, केवल P आया। और किधर डायरेक्शन है, तो किधर OA की ओर, OA की ओर, यानी माइनस आई कैप, उसमें प्लस आई कैप, ठीक है। तो अब ये तो होगा नहीं आंसर, तो आदर्श द्विध्रुव के लिए देख लीजिए, आदर्श विद्युत द्विध्रुव के लिए फिर वही बात, आदर्श विद्युत द्विध्रुव के लिए, द्विध्रुव के लिए R इज मच ग्रेटर देन L,
ठीक है। अरे आदर्श बनाइएगा तो यही ना बनेगा जी, माइनस क्यू प्लस क्यू, यहाँ ओ, ये 2l, देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ये और ये p है और ये r है, तो r बहुत बड़ा है l से, ये l होगा और ये भी l होगा, बड़ा है, तब l को नगण्य माना जा सकता है, l को नगण्य माना जा सकता है। तब मेरा ये आंसर क्या हो जाएगा सर, ये ई परपेंडिकुलर बराबर यानी निरक्षीय बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट पी पाई कितना, ये ख़त्म कर दीजिए, तब कितना हो जाएगा r स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर पर पावर 3/2, ये और ये ख़त्म हो गया, तो बचा r पर पावर q, यानी ई निरक्षीय आपका हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट p अपॉन r3। ठीक है, ये हमारा आंसर आया निरक्षीय का, और इसका भी ग्राफ जो होगा वो वही बनेगा, किधर, ठीक है, इसका भी ग्राफ वही बनेगा, ठीक, किधर आ रहा, इधर, ठीक है, इधर आ रहा नेगेटिव की ओर, ठीक है, तो इसका भी ग्राफ किधर बनेगा, ठीक है, ये ई है और ये आर है, और इसका भी ग्राफ आपका ऐसा ही बनेगा, ठीक है। और इनके बीच का एंगल कितना हुआ, यानी ई और पी के बीच का एंगल कितना होगा 180 डिग्री, इस स्थिति में ना, ठीक, इस स्थिति में इस स्थिति में ये वेक्टर यानी ये नेट वेक्टर और पी वेक्टर के बीच का कोण 180 डिग्री होता है, यानी प्रति समानांतर होता है, और उसमें क्या था 0 डिग्री था तो उसको समानांतर बोला, ठीक है। ये हमारा हो गया आपका कौन चीज़, निरक्षीय स्थिति का आपने निकाल लिया, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे किसी भी बिंदु पर, ठीक है, तो किसी भी बिंदु पर चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा आ रहा है किसी भी बिंदु पर, ठीक है। तो किसी भी बिंदु पर के लिए देख लीजिए क्या फिगर होगा, फिगर यहाँ बना देते हैं, -q प्लस q, यहाँ पे ओरिजिन, ये l, ये पूरा 2l, ठीक है। अब किसी भी बिंदु पर, तो आप तो निरक्षीय निकाल लिए, अच्छी निकाल लिए, तो किसी भी बिंदु पर आप कहीं भी कर लीजिए, यहाँ कर लीजिए, यहाँ कर लीजिए, यहाँ कर लीजिए, यहाँ कर लीजिए, इधर कर लीजिए, इधर कर लीजिए, इधर कहीं भी कर लीजिए, इधर कहीं भी। तो हम ये ले लेते हैं, ये इसको r बोल देते हैं, और यहाँ पर p है, ठीक है, और ये किसी कोण पे है। अब ये थीटा कुछ भी हो सकता है, अक्षीय में 0 होगा, निरक्षीय में 90 होगा, बाकी कोई भी एंगल हो सकता है, ठीक। तो ये हमारा है, ठीक। तब इसके लिए क्या होगा सर, P इधर है, P वेक्टर इधर है, यानी बोलेंगे कि माना कि A और B एक विद्युत द्विध्रुव है, जिसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर है, जिसके केंद्र से थीटा कोण पर लेते हुए r दूरी पर एक बिंदु P लिया है, जहां हमें E निकालना है, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, ठीक। तो ये P देख लीजिए इधर जा रहा है, तो इस P का 2 कंपोनेंट होगा, P वेक्टर इधर है, यहाँ एंगल बन रहा है, तो P वेक्टर का 2 कंपोनेंट होगा, इधर होगा P cos थीटा जिससे एंगल बनता है, और एक इसका परपेंडिकुलर होगा, और इसको बोलेंगे P साइन थीटा। कौन साइन थीटा, P साइन थीटा, ये P साइन थीटा, ठीक, क्लियर है। यानी P साइन थीटा आपका किधर है, इधर है, P साइन थीटा इधर है, ठीक है, और P cos थीटा इधर है, और P cos थीटा बढ़ा लीजिए, ठीक है, इधर है, यह है आपका P cos थीटा, और इसका रिजल्टेंट आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है, E थीटा, रिजल्टेंट यहाँ मिलेगा, और यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, अल्फा मान लेते हैं, इस एंगल को क्या मान लेते हैं, अल्फा, ठीक है, इस एंगल को हम अल्फा मान लेते हैं,
तो ये हमारा है किसी भी बिंदु पर। तब क्या हो जाएगा सर? तब आपको पता है, क्या पता है? तो आपको पता है कि ई एक्सियल बराबर कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माने h के अनुदिश 2p, 2 h के अनुदिश p cos थीटा, तो 2p के जगह में p cos थीटा हो जाएगा बाई कितना r³ लीजिए। और ये लंबवत के लिए कितना था, यानी निरक्षीय के लिए कितना था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p, और लंबवत कितना है? p sin थीटा बाई r³। ठीक, अब ये थीटा निकालना है, यानी किसी भी बिंदु पर निकालना है, किसी भी बिंदु पर निकालना है, यानी थीटा पर निकालना है। तो कितना हो जाएगा सर? तो इसका रिजल्टेंट आएगा ई, आपको वेक्टर में पता है ना, वेक्टर में आपको पता है r बराबर √p² प्लस q² प्लस 2pq cos थीटा, यही बैठाना है। तो जाएगा ई पैरेलल का स्क्वायर प्लस ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ई पैरेलल का स्क्वायर प्लस ई परपेंडिकुलर यानी निरक्षीय का स्क्वायर प्लस 2 ई अक्षीय इंटू ई निरक्षीय इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा के जगह में कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, क्योंकि क्या है इसके बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो ई अक्षीय का स्क्वायर, ई निरक्षीय का स्क्वायर प्लस 2 ई अक्षीय ई निरक्षीय कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री आप जानते हैं कि 0 होता है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा? ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी आपका हो गया ई किसी भी बिंदु पर बराबर हो जाएगा ई अक्षीय का स्क्वायर प्लस ई निरक्षीय का स्क्वायर। ठीक, अब इसको हम लोग उसका वैल्यू बैठा देते हैं और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे देखते हैं, देख लीजिएगा। इसके बाद हम आगे देखते हैं तो क्या हो जाएगा, बैठाते हैं तो हो जाएगा बराबर में, ठीक है, क्या हो जाएगा? ई किसी भी बिंदु पर बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा बाई r³ का होल स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p sin थीटा बाई r³ का होल स्क्वायर। ये होगा, ठीक है, ये होगा। अब हम इसको क्या कर दें, अब इसको सॉल्व करें तो कितना कॉमन बाहर आएगा सर? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p² r³ बाहर आएगा, तो रूट के बाहर आएगा तो रूट और स्क्वायर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, हम आपको करके दिखला देते हैं। तो कितना बाहर आ जाएगा? p आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, और r³ भी बाहर आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर बाहर आएगा। बचेगा कितना सर? देख लीजिए, तो 2 cos स्क्वायर थीटा, नहीं तो 2 cos स्क्वायर है, cos थीटा ना, स्क्वायर हम कर दिए, cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से जो बाहर आया तो क्या बचा? साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब ये रूट, ये स्क्वायर है और ये रूट से बाहर होगा तो स्क्वायर और रूट खत्म हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया। अब रूट में कितना बचेगा आपका? 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद अगर आप चाहें तो क्या कर दीजिएगा, आप और शॉर्ट में कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? ठीक है ना, हाँ ठीक है। अब आप इसको शॉर्ट में कीजिएगा तो हो जाएगा आपका किसी भी बिंदु पर, ठीक है, तो बराबर में हो जाएगा p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट कितना? 4 cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और प्लस पहले से कितना है? साइन स्क्वायर थीटा, और आप इसको जानते हैं कि 1 होता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो आपका फॉर्मूला आ गया कितना? देख लीजिए, p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये आया ई, कहाँ पे? किसी भी बिंदु पर
बिंदु पर, ये आपका निकल गया। ठीक है, ये आपका निकल गया बिंदु पर, आपका ये निकल गया। ठीक है, किसी भी बिंदु पर का ये फॉर्मूला निकल गया। ठीक है, जहाँ थीटा जो है वो पी और ई के बीच का कोण है। अब इसमें से हम चाहें यहाँ से तो दोनों परिस्थिति हम ला सकते हैं। ठीक है, कौन कौन परिस्थिति? तो हम इससे दोनों परिस्थिति ला सकते हैं, अक्षीय और निरक्षीय दोनों ला सकते हैं। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला से हम चाहें तो अक्षीय स्थिति भी ला सकते हैं और निरक्षीय भी ला सकते हैं। निरक्षीय स्थिति का विद्युत क्षेत्र यहीं से ला सकते हैं, विद्युत क्षेत्र। और यहाँ अक्ष के अनुदिश विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। और आपको पता है इसमें थीटा बराबर कितना होता है? 0 डिग्री। ठीक है, थीटा बराबर 0 डिग्री। और निरक्षीय स्थिति में आपको पता है थीटा बराबर कितना? 90। थीटा बराबर उसमें 90 होता है, 90। अक्षीय निरक्षीय 90, अक्षीय 0, यहाँ पे 90। ठीक है, चलिए अब इसी फॉर्मूला में हम बैठा देते हैं, आ जाएगा। तो ई बराबर एट एनी पॉइंट, किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर आपने क्या देखा है? p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो इस पर अक्ष के अनुदिश तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 0। और ये समानांतर होगा, यानी ई समानांतर बराबर हो गया कितना? 1/p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट 3 cos स्क्वायर कितना? 0 डिग्री प्लस 1, और cos 0 डिग्री 1 होता है। तो ये निरक्षीय आपका आ गया, यहीं से आपका आ गया। ये अक्षीय, निरक्षीय नहीं, अक्षीय, अक्ष के अनुदिश किसी भी बिंदु नहीं, अक्ष के अनुदिश किसी भी बिंदु पर, ये हमारा आ गया। और cos 0 डिग्री 1 होता है, तो आपका हो गया ई अक्षीय, यानी कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई r³ छोड़ रहे हैं, r³ छोड़ रहे हैं, r³ छोड़ रहे हैं। क्या सब जगह ठीक है? यहाँ भी r³ छोड़ा जा रहा है, पूरे प्रोसेस में ही r³ छोड़ा गया है, नहीं? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? r³, और यहाँ पर भी r³, यहाँ पर भी r³, यहाँ पर भी r³। बढ़ते जाइए, जहाँ जहाँ r³ नहीं है वहाँ वहाँ r³ लिख दीजिए। एक जगह और बचा, यहाँ पे r³ नहीं है, यहाँ पे r³ है, सब जगह r³ है, तो यहाँ पर r³ होगा। यहाँ पे r³ होगा, ठीक है ना? हाँ ठीक, r³ यहाँ पे होगा, ठीक है। और बाकी सब जगह ठीक है, हैं? तो r³ यहाँ पे होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? r³ है ना? ठीक, 3 cos स्क्वायर 0 डिग्री, 0 डिग्री 1 होता है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका r³, बाद में लिख दूँगा। तो बचा क्या आपके पास? 3, यहाँ 0 1, 3 और 1 4 का रूट 2 होगा, यानी 2p है, 2p/2p बाई r³। देख लीजिए, यही आया था, अक्षीय में यही आया था, ठीक है, अक्षीय में यही आया था। अब निरक्षीय की बात करते हैं, निरक्षीय की बात करते हैं, तो इसी में कर दिया जाए कितना? ई निरक्षीय, तो ये किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर आपका फार्मूला क्या है? p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ना, यही है, अंडर रूट
3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो थीटा बराबर कितना लेना है 90 डिग्री। तब ये हो जाएगा ई निरक्षीय बराबर हो जाएगा बाबू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट पी लिख दीजिए अंडर रूट कितना 3 cos स्क्वायर 90 डिग्री प्लस 1, और 90 डिग्री 0 होता है तो ये 1 हो गया, यानी 1 होगा, यानी ई निरक्षीय बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट 2 नहीं है भाई, खाली पी है, P/RQ जो निरक्षीय में हमारा आया था। ठीक, तो आप चाहें तो किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत द्विध्रुव के द्वारा किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल करके थीटा बराबर 0 रख दीजिएगा तो अच्छी निकल जाएगा, और थीटा बराबर 90 रख दीजिएगा तो वही फॉर्मूला से निरक्षीय हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो अगर इसका अल्फा निकालना हो तो अल्फा निकालना होगा तो निकल जाएगा। ठीक है, अल्फा निकालना होगा तो आप निकाल सकते हैं। ये जो अल्फा है इसको आप निकाल सकते हैं। तो अल्फा निकालने का, ये अल्फा, इसको अल्फा निकालने का हम आपको बता देते हैं कि अल्फा कैसे निकलेगा। तो अल्फा देख लीजिए ऐसे निकल, इसको मिटा देते हैं, ये तो बताए थे आप। तो अल्फा देख लीजिए कैसे निकलेगा। ठीक, तो आप 10 अल्फा लिख दीजिए। 10 अल्फा बराबर यहाँ से देखिए 10 अल्फा लंब बटा कितना आधार, तो ई पैरेलल बाई ई लंबवत बाई ई पैरेलल। ठीक है, तो ई लंबवत बाई ई पैरेलल का हो जाएगा, क्या होता है तो ई लंबवत का होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट कितना P/RQ, और ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट 2P/RQ। ठीक है, तो आप देख लीजिए कौन कौन कट रहा है, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, P कट जाएगा, P कट जाएगा, RQ कट जाएगा, यानी 10 अल्फा बराबर हो जाएगा कितना 1/2। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा और यहाँ पे कॉस थीटा, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तब आपका ये हो जाएगा 10 अल्फा बराबर। ठीक है, ये थीटा से बात कर लेते हैं, इस थीटा से बात करेंगे क्योंकि यही हमको पता रहता है। ठीक, तो आपका ये जो होगा 10 अल्फा बराबर होगा, ये हो जाएगा 1/2 साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कितना थीटा 10 थीटा। ये आपका अल्फ़ा निकल गया। ठीक है, ये अल्फ़ा निकल गया। ठीक है, एकदम स्मूथली तरीक़ा से, एकदम आसान तरीक़ा से आपको हम समझा दें। ठीक है, ये निकल गया। अब हम बोल सकते हैं, अब हमारे पास एक चीज़ आएगा, बोलेगा कि ई अक्षीय, ई अक्षीय यानी ई पैरेलल तथा ई निरक्षीय, ई निरक्षीय यानी क्या ई परपेंडिकुलर के बीच संबंध बताइए, के बीच संबंध, ये पूछ देगा। तो बनाइए, बना दीजिए। ई निरक्षीय क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ के भी लिख सकते हैं, कितना P/RQ। ठीक, और ई अक्षीय, ई अक्षीय आपको पता है कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट 2P/RQ। ठीक है, तो क्या आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये वाला इसमें है? हाँ सर, 2 को अगर छोड़ दिया जाए तो है, तो यानी ये देख लीजिए आप, ये देखिए कि ये वाला जितना हम घेर दिए ये तो यही है। तो हम आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ई अक्षीय बराबर 2 ये ई निरक्षीय, ये हो सकता है। और हमारा मन करे तो ई निरक्षीय बराबर ई अक्षीय बटा डी, ये भी लिख सकते हैं। अगर ये निकालना होगा तो ये दो नीचे चलाएगा, यानी ई निरक्षीय हमेशा ई अक्षीय, ई अक्ष के अनुदिश हमेशा ई निरक्ष के अनुदिश का दुगना होता है।
यानी ई निरक्षीय हमेशा ई अक्षीय का आधा होता है। ठीक है, ठीक, चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट में चलते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र पर लगने वाला बल। ठीक, अब देखिए, ठीक है, देख लेते हैं, ठीक है ना। हाँ, अब एक समान विद्युत क्षेत्र आए, हाँ, एक समान विद्युत क्षेत्र में उपस्थित विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल। ठीक है, ये ठीक है, ये मस्त है, देखिएगा ध्यान से। तो एक समान विद्युत क्षेत्र हम आपको बताएं ये होता है, समानांतर रेखाएं होती हैं और एक दूसरे से समान दूरी पर होती हैं और समानांतर होती हैं। ठीक है सर। अब इसमें हमको रखना है विद्युत द्विध्रुव। ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, क्या है ये? एक समान विद्युत क्षेत्र है और इसमें हमको रखना है विद्युत द्विध्रुव। तो रख दीजिए सर, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। ठीक, ये हमने रख दिया। तो रखने के बाद ठीक है, आपको ये पता होगा कि E बराबर होता है एफ अपॉन क्यू, तब एफ बराबर होगा क्यू इंटू ई। तो जो ही इस एक समान विद्युत क्षेत्र में इस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को रखेंगे, पी वेक्टर, इसको हम रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बार बार आपको बता रहे हैं 12 होता है। ठीक है, 12। अगर इसको रखेंगे तो ये हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र प्लस आप इसको अपने साथ ले जाता है, तो यहाँ पर इस पर एक फोर्स लगेगा और ये लगेगा एफ बराबर क्यू इंटू ई, और इसका डायरेक्शन इधर हो, इसका डायरेक्शन इधर हो। ठीक, और ये माइनस क्यू है और विद्युत क्षेत्र बोलता है कि माइनस क्यू को हम लोग पीछे धकेलते हैं, हम अपनी दिशा में नहीं ले जाते हैं, उसको विपरीत दिशा में ले जाते हैं। तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा एफ बराबर माइनस क्यू इंटू ई, ये लगेगा और ये इधर लगेगा और ये इधर लगेगा। ठीक है, तो जब हम किसी विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को रखते हैं तो दोनों आवेशों पर समान परिमाण का बल लग रहा है, परंतु दिशा क्या है? विपरीत है। तो एफ नेट यानी एफ कुल यानी नेट बराबर हो जाएगा, ठीक, एफ प्लस एफ माइनस, एफ प्लस तथा एफ माइनस। तो एफ प्लस कितना है सर? तो एफ प्लस है क्यू ई, परिमाण लिख रहे हैं केवल। फिर एफ माइनस कितना है सर? तो एफ माइनस है माइनस क्यू ई। तो सर ये हो जाएगा क्यू ई माइनस क्यू ई, यानी ये दोनों कट के आंसर हो जाएगा 0, यानी एफ नेट क्या हो गया? 0। ठीक है, एफ नेट 0 होगा। यानी एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को रखते हैं तो उस पर लगने वाला नेट बल हमेशा क्या होता है? 0 होता है। ठीक, यानी नेट बल 0 होगा। ठीक है, तो जब हम लिख दिया जाए, ठीक है, जब हम किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं या उपस्थित रहता है, तो विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला नेट बल 0 होता है, 0 होता है, 0 होता है। ठीक, क्लियर है? नेट बल 0 होगा। चलिए अब आगे हम बात करते हैं कि जब असमान विद्युत क्षेत्र रहेगा तब क्या होगा। ठीक, तो असमान विद्युत, जब पहले बना देते हैं, समझा देते हैं। ये मान लीजिए एक विद्युत क्षेत्र है, ये इधर है, ठीक, और ये ऐसे है, ठीक, तो ये असमान विद्युत क्षेत्र है और इसमें हम क्या कर दें? माइनस क्यू और प्लस क्यू रखें, ये ए है, एल है और ये भी एल है, एल 2L, पी इधर होगा, तो यहाँ पे फोर्स लगेगा एफ बराबर क्यू ई
और यहाँ पे फोर्स लगेगा, इसके पीछे लेके जाएगा, F बराबर माइनस क्यू ई। ठीक है, और देख रहे हैं कि यहाँ का विद्युत क्षेत्र ज़्यादा है। कहाँ का ज़्यादा है? यहाँ का ज़्यादा और यहाँ पे कम है, क्योंकि यहाँ पे घना है, सटा हुआ है, और यहाँ पे थोड़ा दूर है। ठीक है, तो ये वाला ज़्यादा होगा और ये वाला कम होगा, यानी F पॉजिटिव इज ग्रेटर देन F नेगेटिव। तब F नेट डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। यानी जब हम विद्युत द्विध्रुव को असमान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो इस पर लगने वाला कुल माने नेट बल शून्य नहीं होता। ये सब ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, कंपटीशन में भी आ सकता है, IIT-JEE में भी, नीट में भी, ठीक है, और बोर्ड में भी आ सकता है। ठीक है, ये हुआ हमारा। अब नेक्स्ट होगा कि जब हम इसको रखे हैं तो क्या ये घूमेगा? देख लीजिए, यहाँ पर नेट बल तो 0 हुआ, क्या ये रोटेट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, क्योंकि ये जो फोर्स लगा है ये यहाँ पे है और ये यहाँ पे है, यानी बल का क्रिया बिंदु का है, अलग अलग है। दरवाज़ा है और एक तरफ मैं हाथ लगाया हूँ, एक तरफ आप लगाए हैं, और दोनों का फोर्स बराबर है तो दरवाज़ा नहीं खुलेगा। लेकिन हम एक जगह लगाए हैं और आप कुछ दूर में यहाँ लगाए हैं, और आपका दोनों का फोर्स बराबर है, तो भी ये दरवाज़ा खुल जाएगा। ठीक है, तो बल आघूर्ण होगा, यानी घुमाने वाला बल आघूर्ण। चलिए नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? बल आघूर्ण। देखिए क्या बोला जा रहा है, एक समान विद्युत क्षेत्र में उपस्थित विद्युत द्विध्रुव में उत्पन्न बल आघूर्ण का व्यंजक। ठीक है, तो बल आघूर्ण आप 11 में पढ़े हैं। बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुने लंबवत दूरी। कौन दूरी? लंबवत दूरी, यानी बल आघूर्ण को टाउ से डिनोट करते हैं, बराबर होता है F इंटू लंबवत दूरी। ये होता है बल आघूर्ण, लंबवत दूरी। अब देखते हैं हम सर क्या होगा सर। देखिए फिर वही बनाएंगे, एक समान विद्युत क्षेत्र, ठीक है, एकदम ठीक है सर। एक समान विद्युत क्षेत्र, इसमें हमने क्या कर दिया, इसमें हमको क्या रखना है, एक विद्युत द्विध्रुव को रखना है सर। रख दीजिए सर। ये माइनस क्यू है सर और ये प्लस क्यू है सर। ये ओरिजिन है सर, ये एल है सर, ये भी एल है सर, ये पी इधर जाएगा सर। ठीक, तो इधर फोर्स लग रहा है सर, आप अभी बताए हैं F बराबर कितना, क्यू ई, इसका डायरेक्शन इधर होगा, और ये इधर लगेगा F बराबर माइनस क्यू ई, ये इधर होगा। ठीक है सर, माइनस क्यू। ठीक, यहाँ पर F नेट तो 0 हम निकाले हैं सर। F नेट कितना आया था सर? 0 आया था। लेकिन चूंकि ये क्रिया बिंदु अलग अलग है, तो ये घूमेगा। अच्छा, कौन बड़ा है सर? ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, घुमाएगा, तो इसको घुमाया जाएगा। तो घुमाने में इसमें क्या लगेगा, बल आघूर्ण उत्पन्न होगा। ठीक है, घुमाने में तो घुमाएंगे तो कौन चीज़ उत्पन्न होगा, बल आघूर्ण उत्पन्न होगा। तो लिखेंगे कि जब हम एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को रखते हैं तो उस पर लगने वाला कुल बल क्या होता है, 0 होता है। परंतु बलों का क्रिया बिंदु भिन्न भिन्न होने के कारण इसमें बल आघूर्ण उत्पन्न होता है। क्लियर? चलिए, तो दिस वन इज थीटा, ये थीटा, तो ये भी थीटा। ठीक, तो बल आघूर्ण बराबर का होता है लंबवत दूरी, बल इंटू लंबवत दूरी। तो बल कितना है मेरा, बल हमारा है क्यू ई, है ना, इंटू लंबवत दूरी सर। तो लंबवत दूरी निकालना होगा सर। तो ये है लंबवत दूरी, ये नहीं है लंबवत दूरी, ये लंबवत दूरी है।
और ये कितना होता है 2l, ये कितना होता है 2l, तो ये हो जाएगा 2l साइन थीटा और ये होगा 2l कॉस थीटा। लेकिन इसको तो लेना नहीं है, लंबवत दूरी ये है, तो आप लिख दीजिए 2l साइन थीटा, बाद में वेक्टर में लिखेंगे, अभी स्केलर में नहीं है, 2l साइन थीटा। तो आपका बल आघूर्ण बराबर हो गया, तो बल आघूर्ण बराबर हो गया कितना, ठीक है, Q इंटू 2l, Q इंटू 2l इंटू ई साइन थीटा। देख लीजिए Q इंटू 2l इंटू ई साइन थीटा, और Q इंटू 2l को आप जानते हैं P लिखते हैं, तो पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा हुआ, ये अदिश रूप हुआ। अब इसका वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म आपको मालूम है कि ए बी कॉस थीटा कितना होता है, आप लिख सकते हैं, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, आपको मालूम है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर होता है ए बी साइन थीटा एन कैप, ऐसे होता है, ये आपको मालूम है। तो यहाँ से आप देख लीजिए, वेक्टर में लिख दीजिए, ठीक है, इसको वेक्टर में लिख दीजिए, क्या हो जाएगा, टाउ वेक्टर बराबर पी वेक्टर, ए के जगह में पी है, पी वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, ये आपका सदिश रूप है। ये कौन रूप है, सदिश रूप, ये आपका सदिश रूप है। कौन रूप है, सदिश रूप है, और ये क्या है, अदिश रूप, अदिश रूप है, ठीक है, क्लियर। अब हो गया, ठीक, चलिए अब इसका जो है यहाँ से अगर बात किया जाए तो इसमें दो परिस्थिति निकल के आएगा। थीटा क्या है, जहाँ थीटा जो है, थीटा पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का कोण है, ठीक। तो यहाँ से दो बातें होंगी, जब थीटा बराबर कितना होगा 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री, तब टाउ बराबर हो जाएगा 0 और 180, ठीक, तो हो जाएगा पी ई साइन 0 डिग्री या 180 डिग्री, और दोनों परिस्थिति में आंसर का आता है 0, ठीक, तो टाउ बराबर का हो जाएगा 0। इसका मतलब पी भी इधर, ई भी इधर है और पी भी इधर है, या ई इधर है और टी इधर है, ठीक, तो यहाँ पे 180 हो रहा और यहाँ पे 0 डिग्री हो रहा। दोनों परिस्थिति में बल आघूर्ण का होगा 0 यानी नहीं घूमेगा। इस स्थिति में अगर विद्युत क्षेत्र एक समान विद्युत क्षेत्र में ऐसे रखेंगे तो नहीं घूमेगा, ठीक है, यानी थीटा क्या हो गया है 0 डिग्री, या थीटा कितना हो गया 180 डिग्री। अब नेक्स्ट केस आता है, और वो केस आता है आपका 90 डिग्री, ठीक है। तो दूसरा केस में हम लोग लेंगे तो क्या लिखेंगे 90 डिग्री। तो 90 डिग्री में क्या होगा देख लीजिए, 90 डिग्री में मैक्सिमम आएगा, ठीक है। तो जब थीटा बराबर कितना होगा 90 डिग्री, तो आपका टाउ बराबर हो जाएगा पी ई साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री 1 होता है, यानी टी बराबर हो जाएगा पी, और ये हो जाएगा महत्तम, क्या हो जाएगा महत्तम, मैक्स कहते हैं, ठीक है, क्लियर। तो समझ में आ रहा है, 0 डिग्री और 180 डिग्री पे बल आघूर्ण उत्पन्न नहीं होगा, 90 पर होगा। तो क्या सर 1 डिग्री में होगा, यस सर होगा, 2 डिग्री में होगा सर, यस सर होगा, 3 में होगा, यस सर होगा, 15 में होगा, यस सर होगा, 30 में होगा, यस सर होगा, 45 में होगा, बल आघूर्ण उत्पन्न होगा, यस सर होगा, 60 में होगा सर, हाँ होगा, 75 में होगा सर होगा, 89 में होगा सर होगा, 90 में होगा सर होगा, 91 में होगा सर होगा। समझ में आ रही है बात, यानी 0 और 180 के छोड़ा करके किसी भी कोण पर बल आघूर्ण उत्पन्न होगा, ठीक है, क्लियर है कि नहीं, ठीक। यानी थीटा जो है, ये जो थीटा है वो क्या होना चाहिए 90 डिग्री से बराबर या ज़्यादा, बराबर या ज़्यादा, ठीक। और
कब कब होगा और कितना से 180 डिग्री से कम, ठीक है, 180 डिग्री से कम। 90 डिग्री पर जाइएगा तो भी होगा। अच्छा, क्या थीटा सर इतना हो सकता है 90 डिग्री से कम या बराबर? यस सर, हो सकता है सर। ठीक है सर, इस परिस्थिति में भी टाउ उत्पन्न होगा 90 डिग्री से कम या बराबर, लेकिन 0 डिग्री नहीं होना चाहिए। ये थीटा को 0 डिग्री नहीं होना चाहिए, ठीक है। थीटा, ये थीटा जो है वो 0, थीटा बराबर 0 डिग्री नहीं होना चाहिए, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अब, ठीक। अब अंतिम टॉपिक है और वो है क्या? तो वो है, आपको पता रहना चाहिए क्या बोल रहा है कि विद्युत द्विध्रुव। अंतिम टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव का कुल नेट आवेश हमेशा शून्य होता है। यस सर, होता है। देखिए ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, ए बी विद्युत द्विध्रुव का आज, ये केंद्र, ये एल, ये एल, पूरा 2L, ठीक है। तो इस दोनों को जोड़ दीजिए ना भाई, क्यू नेट। तो क्यू नेट बराबर होगा प्लस क्यू और फिर प्लस माइनस क्यू, यानी क्यू माइनस क्यू बराबर 0, यानी क्यू नेट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का 0 होता है, ठीक है। अब बात आ रही है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचें। तो पिछला लेक्चर में भी खींच के हमने दिखाया है विद्युत क्षेत्र रेखाओं का गुण में। यहाँ भी देख लीजिए, तो यहाँ पे देख लीजिए क्या होगा। यहाँ पे प्लस क्यू है और यहाँ पे कलर अच्छा लेना है, यहाँ पे प्लस क्यू या माइनस क्यू और यहाँ पे माइनस क्यू, ठीक। इसका हमको खींचना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यानी विद्युत क्षेत्र रेखा प्लस से निकलती है और माइनस में जाती है, प्लस से निकलती है और माइनस में जाती है, प्लस से निकलती है लंबवत, माइनस में जाती है, प्लस से निकलती है लंबवत, माइनस में जाती है, प्लस से निकलती है माइनस में जाती है, प्लस से निकलती है माइनस में जाती है, प्लस से निकलती है, प्लस से निकलती है 90 डिग्री पर निकलती है और खींचना है, खींच लीजिए, ठीक है। निकलती है और माइनस में जाती है, जाइए, माइनस में जाती है, ठीक। ये है आपका, ठीक है, ये आपका है विद्युत द्विध्रुव रेखाएं। किसके द्वारा? विद्युत द्विध्रुव के द्वारा। ये विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव, ठीक है। ये आपका विद्युत द्विध्रुव रेखाएं हैं, ठीक है। तो ये हमारा रहा आज का बहुत बेहतरीन लेक्चर, विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत द्विध्रुव के द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक 3 परिस्थिति में हमने किया है। अक्ष के अनुदिश, निरक्षीय स्थिति पर और किसी भी बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव को जब हम एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे हैं तो उस पर लगने वाला कुल बल 0 होता है, लेकिन अलग अलग क्रिया बिंदु होने के कारण बलाघूर्ण उत्पन्न होता है और टाउ बराबर होता है पी साइन थीटा, और वेक्टर में टाउ वेक्टर बराबर पी वेक्टर इंटू ई वेक्टर। विद्युत द्विध्रुव 2 समान परिमाण के विपरीत आवेश बहुत कम दूरी पर व्यवस्थित रहते हैं, तो इसी व्यवस्था को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो विद्युत द्विध्रुव की ताकत को मापता है, बताता है, ठीक है। और इसको पी वेक्टर पी से सूचित किया जाता है और ये सदिश राशि होता है और पी बराबर क्यू इंटू 2a होता है, यानी दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और ये सदिश राशि होता है, इसकी दिशा हमेशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। इसका एसआई मात्रक कूलम मीटर होगा और इसका एक अन्य मात्रक डी वाई होता है, ठीक। और इसका बीमा जो होगा वो होगा कितना, LTA या LTI, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए
हमें इजाज़त दीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना संभव हो सके अपने दोस्त पढ़ने वालों लोग को, चाहे वो बोर्ड का तैयारी कर रहा हो, आईआईटी का तैयारी कर रहा हो या नीट का तैयारी कर रहा हो, तो उसको शेयर कीजिए और उसको कन्विंस कीजिए कि हमारे लेक्चर को देखे, पढ़े, ठीक है, ताकि हम और वीडियो लगातार डालते रहें। ये विद्युत क्षेत्र का शायद तीसरा वीडियो है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद।